दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिंदी एईसीसी जो हमारी बुक है हिंदी भाषा और संप्रेक्षण, इसके यूनिट 3 संप्रेक्षण के विभिन्न माध्यम जो है इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी यूनिट 3 है इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है इस पर हिंदी एईसीसी के 2 यूनिट्स यानी कि 2 यूनिट जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपनी यूनिट 3। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है संप्रेक्षण के विभिन्न माध्यम। ठीक है, तो हम संप्रेक्षण के अलग अलग माध्यमों को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है संप्रेक्षण प्रक्रिया में माध्यम का स्थान बहुत व महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हमारी पूरी संप्रेक्षण की जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर जो माध्यम होते हैं ये बहुत वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये माध्यम ही है जो संप्रेक्षण करता और प्राप्तकर्ता दोनों के बीच सेतु का काम करता है। यानी कि जो माध्यम होते हैं वो संप्रेक्षण करता है यानी बात को कहने वाले, और प्राप्त करता है यानी कि बात को सुनने वाले। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सेतु यानी कि एक पुल का काम करता है जो इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। माध्यम और परिस्थिति के आधार पर संप्रेक्षण के कई भेद हैं। यानी कि माध्यम और परिस्थिति के हिसाब से जो संप्रेक्षण की जो प्रक्रिया होता है उसके कई भेद हैं यानी कि कई प्रकार हैं। ठीक है, माध्यम के आधार पर है मौखिक, सांकेतिक और लिखित, ये सब इसके भेद हैं। ठीक है, यानी कि जब हम किसी से मुंह से बोलकर बात करते हैं, संकेतों के यानी कि इशारों के थ्रू बात करते हैं, लिखकर बात करते हैं, तो ये माध्यम में आ जाते हैं। लेकिन परिस्थिति के आधार पर, ठीक है, इसमें स्वाभाविक और यांत्रिक है यानी कि हालात के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से स्वाभाविक और यांत्रिक 2 भेद हैं हमारी संप्रेक्षण के। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। आज संप्रेक्षण में प्रेषक और प्रापक की दृष्टि से कई संप्रेक्षण के माध्यम उभर कर आए हैं। यानी कि आज संप्रेक्षण की जो प्रक्रिया है ना, यानी कि संप्रेक्षण की प्रक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, जब कोई बात को कहने वाला अपने विचारों को दूसरों को समझाए और जो मतलब दूसरों के आगे रखे, ठीक है, और वो समझ जाए, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको संप्रेक्षण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी बातचीत करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है। तो आज क्या होता है संप्रेक्षण में प्रेषक यानी कि बात को कहने वाला और प्रापक यानी कि बात को सुनने वाला, इन दोनों की दृष्टि से जो है कई संप्रेक्षण के माध्यम जो वो उभर कर आए हैं, जैसे कि एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग और वेबसाइट आदि। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको पहले पॉइंट पे बताया था कि परिस्थिति के आधार पर भी जो स्वाभाविक है और यांत्रिक, इन 2 तरीकों में यानी कि इन 2 भेद के अंदर संप्रेक्षण को बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे आते हैं एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, ये हमारे स्वाभाविक में आते हैं, और इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग और वेबसाइट ये हमारे यांत्रिक में आते हैं यानी यंत्रों का इस्तेमाल करके जो हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संप्रेक्षण में माध्यम का अर्थ है। यानी कि संप्रेक्षण की जो प्रक्रिया होती है इसमें माध्यम का मतलब होता है साधन, उपाय या फिर आधार, यानी कि जिसके द्वारा हम किसी काम को अंजाम दे सकें। यानी कि माध्यम वो साधन या फिर उपाय होता है जिसके द्वारा हम अपने किसी भी काम को पूरा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा यह माध्यम से मतलब है कि 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला, यानी कि 2 लोगों को साथ में जोड़ने वाला माध्यम होता है। ठीक है, और इसके ज़रिए हमारी जो पूरी संप्रेक्षण की प्रक्रिया होती है हम इसको अंजाम दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ संप्रेक्षण के माध्यम इस प्रकार है। तो अब हम जो है हम अपने कुछ संप्रेक्षण के माध्यम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला है हमारा एकालाप। ठीक है, तो एकालाप जो हमारा माध्यम होता है इसे देखते हैं। जब कोई भी व्यक्ति खुद मन ही मन में किसी विचार पर चिंतन करे, यानी कि जब सोचो कोई भी व्यक्ति जो है वो मन ही मन में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बातचीत कर रहा है अपने ही आप से, ठीक है, और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और अपने ही मन में सोच समझ कर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए, उसके मन में कोई बात आ जाए कि हाँ ये ऐसी होनी है। ठीक है, तो इसे एकालाप कहते हैं। तो ये जो तरीका होता है, ये जो माध्यम हो गया संप्रेक्षण का, इसको एकालाप कहते हैं। यानी कि जब कोई इंसान खुद ही अपने मन में अपने ही आप से बात करे और फिर बाद में एक निष्कर्ष पर भी पहुंच जाए, तो वो बातचीत जो होती है वो एकालाप कहलाती है। ठीक है,
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंग्रेजी में इसे मोनोलॉग कहते हैं, यानी कि जो हमारा ये एकलाप है इंग्लिश में इसको मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें व्यक्ति खुद ही वक्ता और श्रोता होता है। तो मोनोलॉग यानी कि एकलाप में क्या होता है, जो इंसान है वो खुद ही वक्ता होता है, यानी बात को कहने वाला भी होता है, और श्रोता भी खुद ही होता है, यानी कि सुनने वाला भी खुद ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो मन ही मन में बात कर रहा है। एकलाप की प्रक्रिया में एकलाप के दो रूप या फिर भेद होते हैं। एकलाप की जो प्रक्रिया होती है इसके दो रूप या फिर भेद होते हैं फ्रेंड्स, पहला स्थिर और गत्यात्मक। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना। स्थिर एकलाप में व्यक्ति किसी एक ही विचार पर सीमित रहता है, यानी कि जब भी कोई जो स्थिर एकलाप होता है इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान जैसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा है तो वो एक ही विचार पर ठहर जाता है, एक ही विचार पर सीमित रहता है, वो और कोई बात सोचता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्थिर एकलाप। लेकिन जो गत्यात्मक एकलाप होता है इसमें व्यक्ति खुद से ही सवाल जवाब करता है। ठीक है, खुद ही आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस तरह संप्रेषण की प्रक्रिया एक व्यक्ति के दिमाग में हमेशा चलती रहती है। तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे गत्यात्मक एकलाप कहते हैं, जब इंसान खुद से सवाल जवाब करता रहे और दिमाग में अपने खुद ही मन में बात करता रहे। ठीक है, तो इसको गत्यात्मक एकलाप कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एकलाप हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा माध्यम है वो है संवाद। ओके, तो एकलाप का अगला चरण है संवाद। तो जब दो या उससे अधिक लोग आपस में बातचीत करें तो उस प्रक्रिया को संवाद कहते हैं, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बैठकर बात करें तो उसको संवाद कहते हैं। इसमें वक्ता और श्रोता जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक है, जब दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के सामने बैठकर बात करते हैं तो जो वक्ता यानी कि बात को कहने वाला और सुनने वाले जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजी में संवाद को डायलॉग कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में जो हमारा संवाद है इसको डायलॉग कहते हैं, जिसका मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों की आपस में बातचीत। डायलॉग का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं तो उसको संवाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो स्थिति होती है यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं तो इस प्रकार की स्थिति को वार्तालाप भी कहते हैं, संभाषण भी कहते हैं, या फिर कथोकथन आदि भी कहा जाता है, यानी कि इनको इन तीनों नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिपाद्य एवं शैली की दृष्टि से संवाद के दो भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रतिपाद्य और शैली इन दोनों की दृष्टि से संवाद के दो भेद होते हैं। प्रतिपाद्य के भी दो भेद होते हैं और शैली की दृष्टि से भी संवाद के दो भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रतिपाद्य की दृष्टि से स्थिर एवं गत्यात्मक संवाद, यानी कि जो प्रतिपाद्य की दृष्टि से संवाद के ये दो तरीके होते हैं, स्थिर एवं गत्यात्मक। स्थिर संवाद में क्या होता है, वक्ता श्रोता जो होता है उनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है। ठीक है, और मुख्य भूमिका जो होती है वो वक्ता की होती है, यानी कि बात को कहने वाले की होती है, श्रोता बस सुनता होता है। ठीक है, जैसे कि कक्षा में अध्यापक का पढ़ाना, इसमें क्या होता है, जैसे कि टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं। सोचो कोई टीचर क्लास में आई, ठीक है फ्रेंड्स, और टीचर आकर बोले जा रही अपना लेक्चर दे के चले गए और उसने बच्चों से कुछ नहीं पूछा। ठीक है, और बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं है, बच्चे सुनने वाले हो गए ना, श्रोता, वो बस सुनते रहे, मतलब सुने जा रहे हैं, वो कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पूरी बात होगी इसको कहेंगे स्थिर संवाद। ठीक है, और गत्यात्मक संवाद में श्रोता और वक्ता के रूप में आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो गत्यात्मक संवाद होता है इसमें क्या होता है, जो श्रोता होता है यानी बात को सुनने वाला और जो बात को कहने वाला वक्ता होता है वो आपस में बदलते रहते हैं अपने रूप को। यानी कि जैसे कि सोचो, अभी एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि टीचर पूरी क्लास में आई। ठीक है, टीचर आई एंड टीचर ने कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोला, मतलब कोई क्वेश्चन पुट अप किए स्टूडेंट से। ठीक है, स्टूडेंट्स ने आंसर दिए, तो उसमें क्या हुआ, जब टीचर बोल रही थी तो टीचर वक्ता थी और बच्चे श्रोता थे, लेकिन अब जब बच्चे बोल रहे हैं तो टीचर श्रोता हो गए, बच्चे वक्ता हो गए। तो गत्यात्मक संवाद में श्रोता और वक्ता जो होते हैं वो अपने रूप को आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रतिपाद्य की दृष्टि से ये दो भेद थे। अब हम देखेंगे शैली की दृष्टि से संवाद के मौखिक और लिखित रूप होते हैं। ठीक है, तो मौखिक संवाद में व्यक्ति मुंह से बोलकर और संकेतों का इस्तेमाल करके अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और लेकिन जो लिखित संवाद होता है इसमें व्यक्ति लिखकर बात करता है और ये ज़्यादा स्थायी और स्पष्ट संवाद होता है। ठीक है, तो ये हमारे शैली की दृष्टि से संवाद के दो रूप हो गए, और अभी हमने ऊपर प्रतिपाद्य की दृष्टि से दो रूप पढ़े थे, स्थिर एवं गत्यात्मक संवाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारे संवाद माध्यम के कुछ लाभ। ठीक है, सबसे पहला, ये सबसे सस्ता और प्रचलित माध्यम है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसमें पैसा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मुंह से बोलकर बातचीत की जा रही है, उसमें क्या पैसा लग रहा है। और प्रचलित माध्यम है, ठीक है। इसमें विचारों का लेन देन जो होता है वो आमने सामने बोलकर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसका, इसमें संप्रेषक कभी भी वक्ता की भूमिका निभा सकता है। संप्रेषक यानी कि फ्रेंड वो जो अपने मैसेज को आगे पहुंचाना चाहता हो, ठीक है। तो जो भी कोई अपने मैसेज को, अपने संदेश को, अपने विचारों को आगे रखना चाहता है वो वक्ता की भूमिका को निभा सकता है, ठीक है। फोर्थ है, इसमें संप्रेषणकर्ता तुरंत सूचना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर अपनी जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान पा सकता है। यानी कि सोचो, जैसे कि संप्रेषणकर्ता क्या होता है, जो अपने मैसेज को आगे पहुंचा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर उसे अपनी सूचना से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करनी है और अगर उसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो अपनी इन शंकाओं को तभी के तभी दूर कर सकता है, ठीक है, किसी से पूछ के। ओके फ्रेंड्स, अब हम तीसरा जो हमारा माध्यम है वो है सामूहिक चर्चा, ठीक है। तो जब दो या उससे अधिक लोग एक समूह बनाकर किसी विशिष्ट विषय पर बात करें तो इसे सामूहिक चर्चा कहा जाता है। यानी कि जब दो से ज़्यादा लोग एक साथ ग्रुप बनाकर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करें तो इसे हम सामूहिक चर्चा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा सामूहिक चर्चा की सफलता की शर्तें, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी शर्तें हैं कि जो सामूहिक चर्चा है, अगर इन शर्तों का पालन किया जाएगा तो ही सामूहिक चर्चा जो है वो सफल हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो पहला है, सामूहिक चर्चा की सफलता के लिए सबसे पहले समूह के सभी सदस्यों के चर्चा के उद्देश्य स्पष्ट हो। यानी कि अगर जैसे कि 4-5 लोग जो हैं वो आपस में बैठ के किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि वो किस मोटिव के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं। तो उनके उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, साफ होने चाहिए, ठीक है। इससे समूह के सदस्य जो है उन उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि वो किन उद्देश्य के साथ अपनी बातचीत कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, समूह के सभी सदस्यों का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। यानी कि उस ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं, वो जितने भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसके सभी सदस्यों का जो व्यवहार है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने, ठीक है, ताकि निष्कर्ष पर पहुंचने और निर्णय लेने में कोई बाधा ना हो। अगर सोचो वो जो जितने भी लोग बैठे, 4-5 लोग बैठे हैं, वो एक दूसरे को बात ही नहीं सुन रहे हैं, उल्टा ये कह रहे हैं भाई तुम तो गलत कह रहे हो, तुम तो गलत कह रहे हो, उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे निर्णय लेने में बाधा आ सकती है, ठीक है। तो जो सदस्यों का जो व्यवहार है वो सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा, सदस्यों को दूसरे सदस्यों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और बिना किसी संकोच के अपनी बात को दूसरों के आगे रखना चाहिए। तो इससे भी क्या होता है, जो सामूहिक चर्चा होती है वो सफल होने की जो संभावना होती है वो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें सभी सदस्यों को सहनशीलता से अपने विचार रखने चाहिए। यानी जितने भी सदस्य होते हैं उनमें सहनशीलता होनी चाहिए और उन्हें अपने विचार सहनशीलता के साथ रखने चाहिए, ठीक है। सामूहिक चर्चा के दौरान सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। सदस्यों को अपनी भाषा की शुद्धता को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि वो जो भी बोल रहे हैं बहुत सफाई के साथ बोले, उनकी लैंग्वेज बहुत साफ शुद्ध होनी चाहिए। और संक्षिप्तता, यानी कि जो भी बात बोल रहे हो उसे थोड़ा संक्षिप्त करके बोलना चाहिए, ठीक है, को ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सारी शर्तों को अगर कोई भी ग्रुप डिस्कशन अगर कोई करता है, सारे सदस्य हैं अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो वो जो सामूहिक चर्चा होती है वो बहुत अच्छे से पूरी हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सामूहिक चर्चा के उद्देश्य। यानी कि जब कोई सामूहिक चर्चा की जाती है तो उसका उद्देश्य क्या होते हैं। तो सामूहिक चर्चा का उद्देश्य होता है कि समूह के सदस्यों के विचारों के आदान प्रदान द्वारा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाओं का हल करना। कि अगर जो समूह के सदस्य हैं, अगर उनके विचार जो हैं, अगर वो उनके लेन देन के ज़रिए अगर किसी संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति में, उनकी प्राप्ति के रास्ते में अगर कोई बाधा आ रही है तो सामूहिक चर्चा के ज़रिए उनका हल किया जा सके। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ है, जैसे कि कोई संगठन है, ठीक है, अगर उसको किसी भी तरीके से कोई बाधा आ रही है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते में, तो समूह के सदस्यों का काम होता है, सामूहिक चर्चा का काम होता है कि वो आपस में विचार करें और उन सारी बाधाओं का हल करें, ठीक है। तो ये सामूहिक चर्चा का उद्देश्य होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक चर्चा के आयोजन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वो कौन सी बातें हैं, यानी कि अगर कोई सामूहिक चर्चा को आयोजित करना चाहता है तो उनके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि
सामूहिक चर्चा के लिए समूह के लोगों को यह सूचित करना कि किस दिन, कहाँ पर और किस समय पर किस उद्देश्य से मिलकर उन्हें चर्चा करनी है। यानी कि सामूहिक चर्चा करने से पहले लोगों को, जितने भी सदस्य हैं, उनको ये बताना कि आपको कहाँ आना है, किस दिन आना है, किस समय पर आना है और किस उद्देश्य के लिए आना है। ठीक है, ये सब बताना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है सदस्यों के सामने लिखित रूप में इससे पहले की गई बैठक की कार्यवाही और निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पहले बैठक हो चुकी है तो सदस्यों को जो है लिखित रूप में इससे पहले की बैठक की कार्यवाही और निर्णय की जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो है सदस्य जो है वो समय की बचत कर सकें और जल्दी से उचित निर्णय ले सकें। ठीक है, हमारा सामूहिक चर्चा के गुण। ठीक है, तो इसमें किसी भी विषय पर चर्चा परिचर्चा के बाद उचित निर्णय लेने में आसानी होती है। यानी कि जो हमारे सामूहिक चर्चा है, इसके अंदर किसी भी टॉपिक पर चर्चा और परिचर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, निर्णय लेने में आसानी होती है, क्योंकि उस टॉपिक के फायदे नुकसान सब पर बात की जाती है। ठीक है, इसमें समूह के सदस्य एक दूसरे से सीख सकते हैं। यानी कि अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता और जब सोचो 4-5 लोग बैठे हैं और किसी को पता है, तो उसमें क्या होता है, सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके गुण हो गए। अब हम देखेंगे सामूहिक चर्चा के कुछ दोष। ओके फ्रेंड्स, तो अगर सदस्यों का मन चर्चा में भाग ना ले, यानी कि सदस्य बैठे तो हैं लेकिन उनका जो दिमाग है वो चर्चा में नहीं है, तो ये संभव होगा कि कोई गलत फैसला लिया जा सकता है और इसमें समय भी अधिक लगता है। सोचो ना कि जैसे कि उनका दिमाग तो है ही नहीं चर्चा में। ठीक है, और उनसे कोई मतलब कि कोई एक सदस्य है, ठीक है, उसका दिमाग नहीं है चर्चा में कि भाई किस टॉपिक से रिलेटेड बात चल रही है, वो अपने ख्याली पुलाव पका रहा है। तो इससे क्या होगा, जो बाकी के सदस्य हैं वो उससे पूछेंगे कि भाई कुछ बताओ कुछ बताओ, तो उसे जब टॉपिक ही नहीं पता, उसे कुछ पता ही नहीं, वो उल्टा सीधा कुछ भी बता देगा, जिससे कि क्या होगा, गलत फैसला भी हो सकता है और समय भी ज़्यादा बर्बाद होगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट है, कई बार किसी भी विषय पर आम सहमति ना बनने के कारण सदस्यों को समझौतेवश निर्णय लेना पड़ता है। यानी कि कई बार क्या होता है, कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिस पर जितने भी सदस्य होते हैं उनकी कोई आम सहमति नहीं बन पाती, तो जिसके कारण क्या होता है, उन्हें समझौतावश निर्णय लेना पड़ जाता है, सहमति वाला आंसर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कई बार व्यक्ति के विचारों का पता नहीं चलता। यानी कि कई बार क्या होता है, इसके अंदर जो व्यक्ति के विचार होते हैं उनका पता नहीं चल पाता है, क्योंकि निर्णय सारे समूह का होता है। यानी कि जो पूरा समूह निर्णय लेगा वही माना जाएगा, कोई एक व्यक्ति उनमें से कोई एक सदस्य कुछ भी कहता रहे उसको नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, कई बार व्यक्तिगत राय दबकर रह जाती है। यानी कि कोई एक सदस्य की खुद की कोई पर्सनल राय हो तो वो दब जाती है। क्यों? क्योंकि जो निर्णय है वो पूरे समूह का ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो था हमारी यूनिट 3 का पार्ट 1 था फ्रेंड्स। ओके, तो हम अपना पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर हमारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आती है या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।